हेलो बेटा, आज बेटा हम इस चैप्टर से संबंधित अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें बेटा हम आपको डिस्कस कराने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। यानी आज बेटा हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा इससे संबंधित जितनी भी डेफिनेशंस होंगी वो हम आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे दर्पण के ध्रुव की। यानी ये जो है दर्पण का ध्रुव, इसकी बात करेंगे। यानी दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखो बेटा, ये वाली सतह वो है, ये वाली सतह ये होता है परावर्तक तल। क्या होता है बेटा? ये होता है परावर्तक तल। और ये अंदर की सतह, इस सतह को कहते हैं पॉलिश किया हुआ तल। पॉलिश किया गया तल, ये होता है बेटा पॉलिश किया गया तल। और ये होता है परावर्तक तल। और परावर्तक तल के मध्य में एक बिंदु होता है P। जैसे ये दर्पण है और ये दर्पण भी कौन सा है? उत्तल। तो इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये इसका मध्य बिंदु है। तो इस दर्पण के ये जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। जैसे इसमें ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी ये इसके अंदर की सतह जो होती है, अंदर की सतह वो उसका परावर्तक तल होती है। अंदर की सतह क्या होती है? परावर्तक तल होती है। और ये बाहर की सतह है, ये पॉलिश किया हुआ तल है। कैसा तल है बेटा? पॉलिश किया हुआ। जैसे ये पॉलिश किया हुआ तल। तो बेटा हम कह सकते हैं कि परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ये, जैसे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यह वो दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो बेटा समझता हूँ ये बात समझ में आ गई हुई, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब बात करते हैं बेटा वक्रता केंद्र की। यानी वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखो बेटा, गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, कांच के किसी खोखले गोले का एक भाग है। देखो ये डॉट डॉट करके हमने बनाया, तो ये खोखला गोला हो गया। तो ये गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग है। जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये भी कांच के खोखले गोले का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का क्या होता है? एक भाग होता है। तो उस गोले के इस केंद्र को, ये रहा केंद्र, तो उस गोले को केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो बेटा ये देखो, एक गोलीय दर्पण है यहाँ से यहाँ तक, और ये गोलीय दर्पण इस कांच के खोखले गोले का भाग है। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चाहे इसमें उत्तल दर्पण में देखें, चाहे अवतल दर्पण में देखें। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बेटा, जैसे गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में जैसे अभी हमने बताया कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, तो वक्रता त्रिज्या में भी हमें यही सेम बात कहनी है कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या।
या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता। तो बेटा हमने यहाँ पर इसे डिफाइन किया कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखो बेटा ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, और इसमें ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण का ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या क्या? दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर हम मुख्य अक्ष को देख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो देखो बेटा ये दर्पण के बाहरी सिरे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इन्हें एक लाइन से मिला दो इस तरीके से, ये मिला दिए। तो दर्पण के बाहरी सिरों को, दर्पण के बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा, इस दर्पण में भी देखें तो यहाँ पर ये और ये, यहाँ से अगर इसे देखें तो डॉट डॉट करके ऐसे मिलाएं, तो दर्पण के बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ये बाहरी सिरे हैं, इन्हें मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो दर्पण के बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं बेटा? द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक। तो ये जो है बेटा वो दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। यहाँ पर ये है दर्पण के बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसके बाद बात आती है बेटा फोकस दूरी। नहीं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस क्या होता है? जैसे बेटा अगर इसके मुख्य अक्ष, ये अभी मैंने बताया था ये मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ एक ऑब्जेक्ट वस्तु रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो ये हो गया वस्तु, वस्तु से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ये जो बिंदु है इससे होकर गुजर रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का क्या कहते हैं बेटा? मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत इस उत्तल दर्पण में होगी, तो उसे कहते हैं मुख्य फोकस। इसके बाद जैसे यहाँ पर हमने बेटा लिखा है ये कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद बात आती है बेटा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी का रिलेशन होता है बेटा F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। इस प्रिंसिपल टू फॉर्म इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अब देखो बेटा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। पहला नियम तो ये होता है बेटा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये उत्तल दर्पण में पहला नियम होगा। दूसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, देखो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट गई। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है और ये लौटती तभी है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है। तो अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, जैसा कि उत्तल दर्पण में दर्शाया गया है। तो ये सभी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।